नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख नदियां। हम एक सीरीज चला रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जैसा आप सभी जानते हैं। सबसे पहले मैं ओशियंस, फिर ओशियनिक करंट्स, स्ट्रेट, गल्फ, सीज करा चुका हूं मैं। और आज जो हमारा पहला वीडियो है वो है विश्व की प्रमुख नदियों में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका की नदियाँ, प्रमुख नदियों के बारे में हम जानेंगे। उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस लेक से निकलती हैं, किस सागर या महासागर में अपना जल गिराती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में पहले तो आपको पता होना चाहिए कंट्री कितनी है। कुल जो कंट्री हैं वो है 23। कितनी कंट्री हैं? 23। और जो सबसे बड़ी कंट्री है वो कनाडा, फिर उसके बाद यूएसए, फिर मैक्सिको, फिर इस तरह से 23 देश हैं इस महाद्वीप में। तो हम जो इसमें नदी पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, यहाँ से। देखिए, आप सभी जानते हैं ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर कनाडा है, लेकिन यहाँ से ये लेफ्ट वाला पार्ट यानी पश्चिम की तरफ वाला जो पार्ट है इसका नाम है अलास्का। और इस अलास्का पर यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राजनीतिक अधिकार है। यानी ये जो पार्ट है ये अलास्का का पार्ट है। अब इस पार्ट में कौन सी नदी बहती है सबसे पहले हम वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक लेक है एटलिन लेक यानी एटलिन झील। इस झील से ये लेक जो है वो कनाडा में है। एटलिन लेक जो है वो कनाडा में है। इस लेक से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं यूकॉन रिवर। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये यूकॉन रिवर है और यहाँ से निकलकर ये अलास्का में प्रवेश करती है। और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद ये बेरिंग सागर यानी बेरिंग सी इसमें अपना जल गिराती है। तो इसका सफ़र कहाँ से शुरू होता है? ये कनाडा शुरू होता है और ये अलास्का यूएसए होती हुई बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। तो इस यूकॉन नदी को हम कहते हैं हजारों धुआरों की घाटी। और हजारों धुआरों की घाटी हम इसे क्यों कहते हैं, इसका भी एक कारण है। ये जो नदी है यूकॉन रिवर, ये एक ऐसे क्षेत्र से बहती है जहां पर ज्वालामुखी ज़्यादातर हैं। यानी यहाँ पर ज्वालामुखियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये इस घाटी से बहती है। जब ये इस घाटी से बहती हुई जाती है तो ज्वालामुखियों का लावा इस नदी के पानी में गिरता है, जिससे जो इसका पानी है वो भाप बनकर धुएं के रूप में ऊपर उठता है। तो इसी वजह से इस नदी को जो कहते हैं हम वो कहते हैं हजारों धुआरों की घाटी। तो आप समझ गए होंगे इसे हजारों धुआरों की घाटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो जल है वो एक ऐसी घाटी से बहता है जहां पर ज्वालामुखियों की संख्या ज़्यादा है। और उसका अलावा जब इस नदी में पानी में गिरता है तो इसका जो जल है वाष्प के रूप में ऊपर उठने लगता है, जिससे धुआं सा छा जाता है। इसी कारण इसे हजारों धुआरों की घाटी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पहली रिवर जिसका नाम है यूकॉन रिवर। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी रिवर है वो है मैकेंजी रिवर। इसे हम बोलते हैं मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी जो है वो किस लेक से निकलती है, उसका नाम है ग्रेट स्लेव। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में जो झीलें बताई थी, विश्व की प्रमुख झीलें, उसमें मैंने आपको बताया था ग्रेट स्लेव लेक है यहाँ पर। और इससे जो नदी निकलती है वो है मैकेंजी नदी। और मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यानी ये जो इसके आसपास की इसकी सहायक नदियाँ बहुत बड़े क्षेत्र का जो जल है इसमें लाकर डालती हैं और ये आगे बढ़ जाती है। यानी कि अधिक क्षेत्र का जल लेकर अपने साथ चलती है। देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र से मतलब है जिस नदी की जितनी सहायक नदियाँ ज़्यादा होंगी उसका जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा होगा। जैसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक नदी है, यहाँ से एक सहायक नदी आकर मिली और एक सहायक नदी यहाँ से आकर मिली, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कम होगा यदि कोई नदी इस तरह से बह रही है। कोई एक नदी यहाँ से आकर मिली, इसमें फिर एक रिवर दूसरी यहाँ से मिली और फिर यहाँ से मिली, तो इसका जल ग्रहण जो होगा वो ज़्यादा होगा इस रिवर की अपेक्षा। तो जल ग्रहण क्षेत्र से आप मतलब समझ गए होंगे कि कितने अधिक क्षेत्र का वो जल लेकर चल रही है। जितनी उसकी सहायक नदियाँ अधिक होंगी उतना ही उसका जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होगा। तो आप इसको समझ पाएंगे। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे बड़ी नदी है और कनाडा की सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली भी नदी है, लेकिन उत्तरी अमेरिका की दूसरी जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। यानी कनाडा में तो ये सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है मैकेंजी नदी, लेकिन पूरे उत्तरी अमेरिका में ये दूसरे नंबर की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। तो मैकेंजी नदी यहाँ से ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये है ग्रेट स्लेव लेक।
इस ग्रेट स्लेव लेक से निकलती हुई यहाँ से बहती हुई ये जाकर बिफोर्ड सागर यानी बिफोर्ड सी में अपना जल गिराती है। तो आप मैकेंजी रिवर समझ गए, कनाडा की सबसे बड़ी नदी, सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब लेक्स पढ़ाई थी, तो यहाँ पर ग्रेट लेक्स का एक समूह है। जितनी ये 5 लेक्स हैं इन्हें हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, जिसमें मैंने आपको इनके नाम भी बताए थे। जैसा ये है सुपीरियर लेक, इसके बाद मिशिगन लेक, इसके बाद ह्यूरॉन लेक, एरी लेक और ओंटारियो लेक। तो इन लेक से, इन लेक यानी इन झीलों का जल लेकर इस झील से और इस झीलों का जल लेकर एक नदी आगे बढ़ती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस रिवर। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख देता हूँ, सेंट लॉरेंस रिवर। तो सेंट लॉरेंस रिवर इन सारी झीलों का पानी लेकर किस तरह से चलती है, जैसा आप सभी को पता होगा, इस नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर रॉकीज पर्वत श्रेणी है, यानी यहाँ पर एक रॉकीज पर्वत श्रृंखला है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस पर्वत श्रृंखला यानी यहाँ का जो ढाल है, यहाँ की ऊंचाई अधिक है और इस एरिया की ऊंचाई कम है। जैसा आप इस तरह से समझ लीजिए, ये कुछ इस तरह से ढाल है इसका, ये पर्वतों वाला क्षेत्र है इधर का, वेस्ट वाला, ये ईस्ट की तरफ है। तो यहाँ पर जो ये झीलें हैं ये कुछ इस क्रम में है, थोड़ी नीचे नीचे, एक झील सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो इसका मतलब इसका जल यहाँ जाता है, इस लेक से इसका जल यहाँ, इससे यहाँ, और बाद में यहाँ पर एक नदी का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं सेंट लॉरेंस रिवर। और इन झीलों को जो जल मिलता है वो इस रॉकीज पर्वत पर जो ग्लेशियर्स हैं उनसे इनको जल मिलता है, और यहाँ से जो जल निकलता है वो सीधा सेंट लॉरेंस रिवर के रूप में इस सेंट लॉरेंस खाड़ी में यानी सेंट लॉरेंस बे में गिर जाता है। तो आप इसको समझ पाए होंगे किस तरह से सेंट लॉरेंस नदी का निर्माण होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, सेंट लॉरेंस रिवर। तो आप सभी को यह भी पता होना चाहिए, जो कनाडा है ऊपर, यहाँ से ऊपर कनाडा और नीचे यूएसए, इस कनाडा और यूएसए को की जो सीमा बनती है वो 3 चीजों से निर्धारित होती है। नंबर 1, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 49वीं समांतर रेखा, पैरेलल लाइन। जैसा आप सभी को पता है जो हमारी अर्थ है, यहाँ पर हमने देशांतर और अक्षांश खींचे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो 49 डिग्री पर जो लाइन है ये यूएसए और कनाडा को अलग करती है। तो यहाँ से 49 डिग्री जो लाइन है ये कनाडा और यूएसए की सीमा निर्धारित करती है। नंबर 2, जो सीमा निर्धारण का कार्य करती हैं ये झीलें करती हैं, यानी ये झील यूएसए और कनाडा को अलग करती हैं। ऊपर का पार्ट कनाडा, नीचे का पार्ट यूएसए। फिर तीसरा जो तत्व है निर्धारण में ये है सेंट लॉरेंस नदी। इस सेंट लॉरेंस नदी के नीचे का भाग यूएसए और ऊपर का भाग कनाडा। लेकिन ये जो नदी है ये ज़्यादातर कनाडा में ही बहती है, कनाडा का कुछ हिस्सा थोड़ा नीचे भी है, लेकिन ये सीमा निर्धारण का कार्य करती है। अब यहाँ पर 2 शहर पाए जाते हैं। इस नदी के किनारे पर 2 शहर हैं जिनका नाम है, एक तो है नीचे वाला जो दिख रहा है आपको, ये है मॉन्ट्रियल और ये है क्यूबेक। तो मॉन्ट्रियल जो है, देखो नाम लिख देता हूं मैं, मॉन्ट्रियल जो है वो जलपोत निर्माण यानी शिप के निर्माण के लिए प्रमुख है। यहां पर शिप का निर्माण होता है। तो जलपोत के निर्माण के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वो है मॉन्ट्रियल। और इससे ऊपर वाला जो शहर है उसका नाम है क्यूबेक। तो इस नाम को मैं लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा क्यूबेक। क्यूबेक जो है ये कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर कागजों का निर्माण सर्वाधिक होता है। आप सभी को पता होना चाहिए जो कागज बनते हैं वो मुलायम लकड़ी से बनते हैं, और मुलायम लकड़ी जो पाई जाती है वो उच्च अक्षांशों में पाई जाती है। नीचे के अक्षांशों में जो है कठोर लकड़ी पाई जाती है। विषुवत रेखा के समीप जो लकड़ियां पाई जाती हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियां कठोर होती हैं, और जो उच्च अक्षांशों की तरफ वन पाए जाते हैं वो मुलायम लकड़ी वाले वन पाए जाते हैं। तो कागज बनाने के लिए मुलायम लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कागजों का निर्माण अधिक संख्या में होता है, और यहाँ पर जो है जो मेन जगह है वो है क्यूबेक। क्यूबेक में कागजों का निर्माण सर्वाधिक होता है, और ये दोनों ही शहर कनाडा के हैं। किसमें है? कनाडा में। तो आप सेंट लॉरेंस नदी को समझ गए होंगे। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती है, और इन 5 झीलों से, जिन्हें ग्रेट लेक्स बोलते हैं, इनका जल लेकर जाती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है, और ये यूएसए और कनाडा की सीमा का भी निर्धारण करती है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। अब नीचे क्या है, कौन कौन सी नदी है? देखिए, सबसे पहले जो ये नदी है इसका नाम है मिसिसिपी रिवर, यानी इसका नाम है मिसिसिपी
नदी, आपको नाम दिख रहा होगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी जो है वो यूएसए के इटस्का लेक, जैसा आप नाम देख पा रहे हैं ITSK, इस लेक से निकलकर आगे बढ़ती है और यहाँ पर एक दूसरी नदी है जिसका नाम है मिसौरी नदी। मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी जो है आपस में मिल जाती हैं आगे चलकर और इनकी संयुक्त धारा मिसिसिपी मिसौरी नदी कहलाती है। और यहाँ पर एक रिवर है जिसका नाम है टेनेसी रिवर, जैसा आप देख पा रहे हैं ये है टेनेसी रिवर। टेनेसी इस तरह से लिख सकते हैं हम। ये जो टेनेसी रिवर है ये इसके ईस्ट से आती है यानी पूर्व में से, और यहाँ पर आकर इस मिसिसिपी और मिसौरी नदी में मिल जाती है और ये आगे चलकर यहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ पर गिरती हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती हैं। लेकिन इस मिसिसिपी मिसौरी नदी की एक खासियत है, जो इसका डेल्टा है आपने देखा होगा, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो एक त्रिभुजाकार है, लेकिन इस मिसिसिपी मिसौरी नदी का जो डेल्टा है वो एक पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार होता है आपका कि कौन सी नदियाँ पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती हैं, तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर टेनेसी रिवर। अब आगे चल के यहाँ पर एक नदी आती है रेड, इसे बोलते हैं हम रेड रिवर। रेड रिवर यहाँ यूएसए से निकलकर और इस जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है इसके डेल्टा में ही अपना जल गिराती है, ना कि ये इनकी सहायक नदी है, ये अपना जल इसी डेल्टा में गिराती है, इनकी सहायक नदी नहीं है। और जो मैंने आपको बताया था मैकेंजी रिवर कनाडा में सबसे ज़्यादा जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, लेकिन यूएसए इस नॉर्थ अमेरिका में सेकंड है। तो फर्स्ट पर कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। जो सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है पूरे नॉर्थ अमेरिका में वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होगा नॉर्थ अमेरिका में। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि मिसिसिपी मिसौरी नदी की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर जो है वो रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो माउंटेन है इसका नाम है माउंट एल्बर्ट। ये रॉकीज पर्वत की यानी रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। सबसे ऊंची चोटी पूरे नॉर्थ अमेरिका की वो है माउंट मैकिनले, जो कि अलास्का रेंज में यहाँ पर पड़ती है। लेकिन इस रॉकीज पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मैकिनले। उस मैकिनले चोटी के यहाँ से निकलती है कोलोराडो रिवर और कोलोराडो पठार से होती हुई यहाँ पर अपनी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाकर अपना पानी गिराती है। तो कैलिफोर्निया की खाड़ी में कौन सी रिवर गिरती है, कोलोराडो रिवर। और कहाँ से निकलती है, माउंट एल्बर्ट से, जो कि रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और कोलोराडो के पठार से निकलती हुई जाती है। देखिए यहाँ पर इस कोलोराडो रिवर के ऊपर यहाँ इस जगह पर एक घाटी पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम डेथ वैली, जिसका नाम है डेथ वैली। डेथ वैली अगर हिंदी में बोले तो मृत घाटी। देखिए मृत घाटी क्यों बोलते हैं, यहाँ ये जो मृत घाटी है वो समुद्र तल से भी नीचे है। यानी जैसे आपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था मृत सागर जो था वो समुद्र तल से नीचे था, इसी तरह से ये भी जो डेथ वैली है ये भी समुद्र तल से नीचे है। और कितनी नीचे है, वो है 86 मीटर। ये डेथ वैली समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है और यहाँ की जो दशाएं हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसी वजह से इस घाटी को मृत घाटी कहा गया है। यहाँ पर ना बारिश होती है ना नमी है और यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है और हवाएं भी गर्म है, इस वजह से इसे क्या बोला गया है, डेथ वैली। और यहाँ पर जीवन असंभव है, इसी वजह से इसका नाम मृत घाटी रखा गया है। वो किस नदी के किनारे है, वो है कोलोराडो रिवर के सहारे, यहाँ पर इस स्थान पर जो यहाँ पर कोलोराडो पठार है उसके समीप। अब ये तो होगी आपकी कोलोराडो रिवर जो कहाँ गिराती है जल, अपना गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यानी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है। इधर का हिस्सा अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, और ये गल्फ मैक्सिको की खाड़ी है। अब जो अगली नदी है वो आएगी आपकी, जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। इस रियो ग्रांडे नदी की क्या खासियत है, ये नदी यहाँ से निकलती है मैक्सिको से और ये अपना जल जो गिराती है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो नदी है ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है।
ये किसका निर्धारण करती है? यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी के पास में ही एक जगह पाई जाती है, एक घाटी है जिसका नाम है चिहाउआ घाटी। यहां पर चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इस स्थान पर विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और वो स्थान यानी वो घाटी कहां पर है? मैक्सिको में। और क्या नाम है? चिहाउआ घाटी। आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने कोलोराडो रिवर बताई है, ये कैलिफोर्निया की घाटी में अपना जल, इसमें मैक्सिको कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और आपको पता होगा जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, स्थान अगर कैलिफोर्निया शहर पूछे तो कहाँ पर है? यूएसए में। लेकिन कैलिफोर्निया की जो घाटी है वो कहाँ पर है? वो मैक्सिको सटी हुई है, क्योंकि यूएसए और मैक्सिको की सीमा लगभग इस तरह से है। तो ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है ये कहाँ पर है? मैक्सिको में। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए में। ठीक है, ये होगी आपकी रियो ग्रांडे नदी। तो ये कुछ प्रमुख नदियां थी। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी यूकॉन रिवर एटलिन लेक से निकलती है और कनाडा से होती हुई निकलती, कहाँ से? कनाडा से। और कनाडा से होती हुई अलास्का में प्रवेश करती है और यहाँ पर बेरिंग सागर में अपना जल गिरा देती है। और इसे हजारों द्वारों घाटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज्वालामुखी क्षेत्र से बहती है, जहाँ पर ज्वालामुखी का लावा इस नदी के पानी में गिरता है और उसे जलवाष्प में परिवर्तित कर देता है, जिससे धुआं छा जाता है। इसी वजह से हजारों द्वारों घाटी कहते हैं। नेक्स्ट रिवर थी मैकेंजी रिवर ग्रेट स्लेव लेक से निकलती है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी और कनाडा के ही सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी भी है और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है, यानी दूसरे नंबर की जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी, और कनाडा की सबसे लंबी नदी भी है। इसके बाद हम आए थे सेंट लॉरेंस रिवर पर। सेंट लॉरेंस रिवर जो थी वो ग्रेट लेक्स से निकलती है, यानी ग्रेट लेक्स में 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो लेक हैं। इनसे अपना जल लेकर निकलती है और कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हुई इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके किनारे 2 शहर हैं, मॉन्ट्रियल और क्यूबेक। मॉन्ट्रियल जलपोत निर्माण के लिए प्रमुख शहर है और क्यूबेक कागज निर्माण उद्योग के लिए प्रमुख शहर है। अब उससे नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक नदी है मिसिसिपी रिवर में जो निकलती है वो इटस्का लेक से निकलती है। इसमें आकर मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियाँ ऐसी हैं जो आगे चलकर एक संयुक्त धारा का निर्माण करती हैं और उस संयुक्त धारा को हम बोलते हैं मिसिसिपी मिसौरी रिवर। और इसमें आगे चलकर एक टेनेसी रिवर आकर मिल जाती है और ये जहाँ पर अपना जल गिराती हैं वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। और इनका जो डेल्टा होता है वो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा है। और जो यहाँ पर एक रेड नदी है ये भी इसी के डेल्टा पर आकर अपना जल गिराती है, लेकिन इसकी सहायक नदी नहीं है, ये इसके डेल्टा पर जल गिराती है। फिर कोलोराडो रिवर आई। कोलोराडो रिवर जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? माउंट एल्बर्ट से। यूएसए में जो रॉकीज पर्वत श्रेणी है उसके रॉकीज पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्बर्ट, उससे निकलती है कोलोराडो रिवर और कोलोराडो पठार से होती हुई कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इसके यहाँ पर ये जो घाटी आपको दिख रही है इसे हम बोलते हैं डेथ वैली। डेथ वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती हैं और ये समुद्र तल से भी नीचे स्थान पर है, तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डेथ वैली। अब नेक्स्ट रिवर थी आपकी रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी क्या खासियत है? ये 2 देश यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है और इसी रियो ग्रांडे नदी के नीचे मैक्सिको में एक घाटी पाई जाती है जिसका नाम है चिहाउआ घाटी, जहां पर विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और ये भी अपना जल जो गिराती है वो मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। तो ये कुछ रिवीजन जो था हमने अभी जल्दी किया। आप उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आई होंगी। देखिए यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया मैं, मैकेंजी रिवर कहाँ गिरती है? बेफोर्ट सी में। तो ये थी हमारी नॉर्थ अमेरिका की कुछ रिवर, जिसमें हम विश्व की कुछ प्रमुख नदियां पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला लेक्चर नॉर्थ अमेरिका की रिवर है वो हमने कंप्लीट किया। आप इस लेक्चर को एटलस के द्वारा करें, ऑक्सफोर्ड एटलस से करें, तो आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आप एटलस से देखते हुए जाएं, चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अलग चैप्टर के साथ। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज साउथ अमेरिका रिवर सिस्टम। इससे पहले हम विश्व की प्रमुख नदियों के पार्ट 1 में नॉर्थ अमेरिकन रिवर सिस्टम को पढ़ चुके हैं और आज हमारी बारी है साउथ अमेरिका रिवर सिस्टम के बारे में। तो जो मेन रिवर सिस्टम है इसमें जैसे अमेजन रिवर सिस्टम और प्लाटा रिवर सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका यहाँ पर एक पनामा स्थल संधि द्वारा
नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया भी होगा कि जो साउथ अमेरिका है वो पनामा स्थल संधि द्वारा नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर एक देश है बोलिविया। देखिए अभी हम पहले क्या देखते हैं, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका है, इसके ईस्ट में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और यहाँ इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। और आप सभी को यहाँ दिख रही होगी ये जो है 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा है, जो कि इस साउथ अमेरिका से ही पास होती है। और यहाँ पर मकर रेखा है वो भी साउथ अमेरिका से ही पास होती है। तो ये जो यहाँ पर मैंने आपको देश बताया था बोलिविया, ये बोलिविया यहाँ पर अटलांटिक ओशन, ये इस साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जो कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन और यहाँ पर पैसिफिक ओशन को टच करती है, जिसकी बाउंड्रीज अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को टच करती है। यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं कैरेबियन सी। ये कैरेबियन सी को यहाँ सी की बाउंड्री यहाँ पर टच करता है। तो बोलिविया एकमात्र ऐसा देश है जो इन दोनों महासागरों की सीमा को टच करता है। अब हमें पढ़ना है रिवर सिस्टम। तो मैंने जब आपको महासागरीय जलधाराएं पढ़ाई थी तो महासागरीय जलधाराओं में मैंने ये बताया था कि जो कोरियोलिस बल के कारण जो यहाँ पर हवाएं चलती हैं ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, हमने इनका नाम भी दिया था, इसे हम बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। जो विषुवत रेखा से नीचे वाली करंट है उसे बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय महासागरीय जलधारा, और ऊपर वाली को बोलते हैं उत्तरी विषुवतीय महासागरीय जलधारा। तो जब ये यहाँ से इधर आती हैं तो यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है तो इसका तापमान यहाँ अधिक होता है, क्योंकि वर्ष भर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो यहाँ के आसपास का तापमान जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब तापमान यहाँ पर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो वाष्पीकरण क्रिया है वो अत्यधिक होगी और पानी यहाँ पर वाष्प बनकर ऊपर उठेगा और वर्षा की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इसी कारण जब यहाँ से ये व्यापारिक पवनें यहाँ पर आती हैं साउथ अमेरिका में, तो इस पूरे इलाके में आकर वर्षा करती हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़े नदी तंत्र जैसे अमेजन नदी तंत्र और प्लाटा नदी तंत्र, इन दो तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक इस साउथ अमेरिका में यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है इसे हम बोलते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रेणी है ये, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यानी लंबाई में सर्वाधिक सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है ये। तो इसके इधर तो नदियों का जाल है, इसके ईस्ट में एंडीज जो पर्वत श्रेणी है इसके ईस्ट में नदियों का जाल है, लेकिन एंडीज के वेस्ट में यहाँ पर ऐसी कोई भी नदी नहीं है जो इस यहाँ से इस एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती हो और इस पैसिफिक ओशन में गिरती हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी नदी नहीं है। इसका कारण क्या है जो यहाँ पर किसी भी नदी का निर्माण नहीं होता? इसका कारण ये है कि जो भी व्यापारिक पवनें यहाँ से आती हैं नमी लेकर, जो भी व्यापारिक पवनें यहाँ से नमी लेकर आती हैं वो इस एरिया में बारिश कर देती हैं, और जैसे ही यहाँ पर ये पहाड़ों से टकराकर ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं, ये पवनें जब यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू करती हैं तो सारा पानी यहीं पर खत्म हो जाता है और इधर आकर ये वर्षा नहीं कर पाती हैं, और यहाँ पर इनका पानी नमी जो है यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस वजह से इसके एंडीज पर्वत श्रेणी के वेस्ट में वर्षा बहुत कम होती है। एक कारण तो ये हो गया जिससे आप कह सकते हो कि यहाँ इस वेस्ट एरिया में यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला के वेस्ट एरिया में पश्चिमी क्षेत्र में बारिश नहीं पड़ती। एक कारण और है, जो मैंने आपको महासागरीय जलधाराएं पढ़ाई थी तो मैंने आपको उस समय बताया था यहाँ पर एक जलधारा बहती है जो कैसी जलधारा है, वो है कोल्ड करंट, और उसका नाम क्या है? पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। मैंने आपको बताया था पेरू या हम्बोल्ट, पेरू या हम्बोल्ट करंट। ये कैसी करंट है? ये है कोल्ड करंट यानी ठंडी जलधारा है। और आप सभी जानते हैं जब गर्म जलधारा होगी, गर्म जलधारा का मतलब इसका पानी गर्म होगा तो वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी और वर्षा की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो यहाँ पर जब ठंडी जलधारा बहेगी तो ठंडी जलधारा में क्या वाष्पन अधिक होगा? इसमें वाष्पन नहीं होगा, जिस कारण यहाँ पर वाष्पन ना होने के कारण वर्षा की संभावनाएं कम रहती हैं और यहाँ पर साल भर वर्षा नहीं होती। इसी कारण ये चिली में एक स्थान है अटाकामा, यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इसी कारण जो वर्षा नहीं होती है, एक तो व्यापारिक पवनें यहाँ पर अपना पूरा पानी बरसा देती हैं और यहाँ पर इस ठंडी जलधारा का भी कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसी कारण यहाँ पर एक पर्वतस्थल पाया जाता है चिली में,
एक मरुस्थल जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। तो आपको क्या याद रखना है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है, वो है चिली। तो अब पढ़ते हैं हम नदी तंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं वो है अमेजन रिवर सिस्टम। जैसा आप देख पा रहे हैं ये अमेजन रिवर है। अमेजन रिवर एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर बहना शुरू करती है और अपना जो जल है वो अटलांटिक ओशन में यहाँ गिराती है। और ये कहाँ गिराती है, ये 0 डिग्री इक्वेटर जो है यहाँ पर इक्वेटर के पास में अपना जल गिराती है। इसका मुहाना जो है यानी जो डेल्टा बनाती है अपना, ये इस 0 डिग्री इक्वेटर के पास बनाती है। और इसी कारण ये जो अमेजन नदी है इस 0 डिग्री इक्वेटर के पास बहती है। देखिए इसके पैरेलल बह रही है, इसके समानांतर बह रही है। इसी कारण क्या है, यहाँ का तापमान अधिक होता है। अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर विषुवतीय वन पाए जाते हैं, विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक है। अमेजन नदी घाटी में, अमेजन रिवर वैली में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी जीवों की संख्या अधिक पाई जाती है और वनस्पतियों की जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये जब रिवर यहाँ से आगे बढ़ती है तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इसे ज्वाइन करती हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर एक नदी है वो है मदरा। वो हम जो मोस्ट नदियां हैं वो ही देखेंगे। इधर से यानी नॉर्थ से जो नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नीग्रो नदी, इसके वेस्ट से आकर नॉर्थ से आकर मिलती है अमेजन में। और यहाँ पर 3 नदियां हैं जो इसके साउथ से आकर मिलती हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनका नाम हम जान लेते हैं। एक तो है मदरा, एक तपाजस और एक है जिंगू। ये 3 नदियां हैं जो यहाँ पर इसके साउथ से आकर मिलती हैं। वैसे तो अमेजन रिवर सिस्टम जो है उसकी जो सहायक नदियां हैं लगभग उनकी संख्या 1100 से अधिक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेजन रिवर सिस्टम यानी इसका जो बेसिन है वो कितना बड़ा होगा, जिसे इसकी सहायक नदियां यहाँ से यहाँ सब से आकर मिलती हैं। और वो कितनी है, लगभग 1100 नदियों से ज़्यादा। और जिसमें इसकी जो लगभग 12 नदियां हैं उनकी लंबाई 250 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। 12 नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका बेसिन कितना बड़ा होगा। इसी कारण जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी का जो जल तंत्र है वो सबसे बड़ा है। जो आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको पीछे बताया था नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो जल क्षेत्र था, जल ग्रहण क्षेत्र था, वो सर्वाधिक था। लेकिन विश्व में वो नॉर्थ अमेरिका में था, लेकिन पूरे विश्व में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो अमेजन का है। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने एक फोटो लगा दिया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेजन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना बड़ा है। लगभग यहाँ तक इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो इतना जल ग्रहण क्षेत्र जो इसके लगभग 2/3 भाग को कवर करता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस तपाजस और ये जो नीग्रो नदी है इसके बीच में लगभग यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मनोस। इसका नाम है मनोस। ये मनोस एक ऐसा बंदरगाह है, ये विश्व का सबसे बड़ा यानी हम देखें तो जमीन यानी स्थल के अंदर किसी भी देश में अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो इसका नाम क्या है, मनोस। इसका काम क्या है, जब यहाँ से अटलांटिक ओशन से कोई भी शिप वगैरह आते हैं अपने सामान को लादकर, तो वो इस यहाँ से एंटर करके इस अमेजन नदी में होकर इस मनोस में आकर अपना सामान खलाते हैं या फिर यहाँ से सामान को लोड करते हैं और फिर वापस इस अटलांटिक ओशन के द्वारा अनेक देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो ये कौन सा बंदरगाह है, ये है मनोस। अब आपसे ये बता दिया आपका मनोस बंदरगाह हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। ये तो अमेजन रिवर सिस्टम हो गया, सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं अमेजन के वर्षा वन बोलते हैं इन्हें, अमेजन के वर्षा वन। इन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वन है ये पूरे विश्व में सर्वाधिक, लगभग पूरे विश्व की ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन ये वन उत्सर्जित करते हैं, जिसके कारण इन वनों को धरती का फेफड़ा या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। इन वर्षा वनों के द्वारा लगभग पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इसी कारण यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। तो ये तो हो गई आपकी अमेजन रिवर सिस्टम की बात। अब इससे थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक रिवर सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं प्लाटा रिवर सिस्टम। प्लाटा रिवर सिस्टम में जो मेन 3 नदियाँ हैं वो हैं उरुग्वे,
पराना और पराग्वे। 3 नदियां हैं जिनका नाम क्या है, उरुग्वे, पराना और पराग्वे। ये तीनों नदियां ये जिस खाड़ी में जिस जगह पर ये जल गिराती हैं उसे बोलते हैं हम रियो डे ला प्लाटा। इसका नाम क्या है, रियो डे ला प्लाटा। तो प्लाटा रिवर सिस्टम में आपसे पूछे कितनी नदियां हैं, नदियां तो अनेक हैं लेकिन मुख्य रूप से कितनी नदी, मुख्य रूप से जो नदियां हैं वो है उरुग्वे, पराना और पराग्वे। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्लाटा रिवर सिस्टम। लेकिन यहाँ पर नीचे एक और नदी है जिसका जो अर्जेंटीना में बहती है, और ये रिवर एक ऊपर नॉर्थ अमेरिका में भी थी, और यहाँ पर भी एक रिवर है जिसका नाम है कोलोराडो। यहाँ पर भी कोलोराडो रिवर है, और नॉर्थ अमेरिका में भी जो कोलोराडो रिवर थी जो माउंट एल्बर्ट चोटी से निकलती थी और अपनी कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती थी, वहाँ भी कोलोराडो रिवर थी, और यहाँ पर भी कोलोराडो रिवर है। तो ये कहाँ बहती है कोलोराडो रिवर, अर्जेंटीना में, और वो जो रिवर थी वो अमेरिका और मैक्सिको में बहती है। अब ये होगी कोलोराडो रिवर, प्लाटा रिवर सिस्टम, अमेजन रिवर सिस्टम। और यहाँ पर अभी देखिए एक और नदी है जिसका नाम है साओ फ्रांसिस्को। अगर आप हिंदी में से लिखेंगे तो इस तरह से साओ फ्रांसिस्को। ये ब्राजील की नदी है और यहां से निकलकर ये अपना जल जो है अटलांटिक ओशन में गिराती है। तो आपको इतना याद रखना। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर जो एक नदी है वो है ओरेनिको रिवर, जिसका नाम आप यहां देख पा रहे होंगे, वो है ओरेनिको रिवर। ओरेनिको रिवर जो है ये मुख्य रूप से कहां बहती है, ये मुख्य रूप से वेनेजुएला में बहती है। एक मिनट, जो यहां देश है वो है वेनेजुएला। और ये रिवर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, जो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट इस वजह से है, जो इस रिवर की घाटी है, यानी इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे हम ओरेनिको रिवर वैली यानी ओरेनिको रिवर घाटी बोलते हैं, इस घाटी में सर्वाधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। वेनेजुएला में ओरेनिको रिवर की घाटी में सर्वाधिक पेट्रोलियम पाया जाता है। इसी वजह से वेनेजुएला का जो उत्पादन है पेट्रोलियम के मामले में विश्व में नंबर 1 है। वेनेजुएला पेट्रोलियम के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है, उसके बाद सऊदी अरेबिया का पार्ट आता है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और किस रिवर सिस्टम में, वो है ओरेनिको रिवर की घाटियों में। और यहाँ पर भी एक झील है मरकैबो झील, जो मैंने आपको झीलों में बताया था। वेनेजुएला में एक झील है मरकैबो झील। इस मरकैबो झील के आसपास के क्षेत्र में भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो ये जो वेनेजुएला के ज़्यादातर क्षेत्र हैं यहाँ पर पेट्रोलियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी मरकैबो झील के पास एक नगर है मरकैबो, जिसमें पेट्रोलियम का शोधन होता है। तो आपसे पूछ सकता है ये शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये शहर पेट्रोलियम के शोधन के लिए प्रसिद्ध है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, किसके लिए, खनिज उद्योग के लिए या फिर कागज उद्योग के लिए। तो आपको जो ऑप्शन लगाना है वो है आपका पेट्रोलियम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम के शोधन के लिए। तो यहाँ पर वेनेजुएला में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और यहीं पर तेल का भी शोधन होता है। सबसे बड़ी रिफाइनरी वो यहीं पर है। तो आपको क्या समझ में आया, थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखिए ये साउथ अमेरिका में अमेजन रिवर सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, जो जलग्रहण क्षेत्र है इसका विश्व में सर्वाधिक है। और लगभग इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 1100 से अधिक हैं। और 12 लगभग नदियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। और अमेजन के 0 डिग्री के पास होने के कारण, अमेजन का 0 डिग्री के पास होने के कारण यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर जो जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है, वनों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, जिन्हें हम अमेजन के वर्षा वन बोलते हैं। और इन्हीं वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व की लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। और इनकी जो नदियां हैं, कुछ सहायक नदियां मदिरा, टपाजस, जिंगू और नीग्रो, तो ये भी आपको याद रखनी है। इस पर एक बंदरगाह भी है, वो है मनोस बंदरगाह, और ये इक्वेटर के पैरेलल बहती है और अपना जल जो डेल्टा बनाती है वो लगभग इक्वेटर के पास ही अपना डेल्टा बनाती है और अपना जल अटलांटिक ओशन में प्रवाहित करती है। अब फिर था आपका प्लाटा रिवर सिस्टम। प्लाटा रिवर सिस्टम में आपने जो नदियां देखी उरुग्वे, पराना और पराग्वे, जो 3 नदियां मिलकर इस रिवर सिस्टम को बनाती हैं। और ये कहाँ जाकर गिरती हैं, ये है रियो डे ला प्लाटा, इसमें जाकर अपना जल गिराती है। आपको संकरी खाड़ी दिख रही होगी, इसमें अपना जल गिराती है। और एक रिवर जो अर्जेंटीना में बहती है उसका नाम है कोलोराडो, आपको ये याद रखना है। और ये भी अपना जल अटलांटिक ओशन में गिराती है। सारी नदियाँ
इस महाद्वीप में सारी नदियाँ ईस्ट की तरफ बहती हैं और अपना जल जो है अटलांटिक ओशन में ही गिराती हैं। और यहाँ पर क्यों नदियाँ नहीं बनती, इसको मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। क्यों नदियाँ नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें आती हैं वो अपना जो नमी लेकर आती हैं वो इसी क्षेत्र में वर्षा कर देती हैं, और जब इस पहाड़ी के ऊपर चढ़कर जब इधर ये पवनें जाती हैं तो यहाँ पर इनका पानी या नमी इनकी खत्म हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पर एक महासागरीय ठंडी जलधारा जो पेरियो हम्बोल्ट की जलधारा है वो बहती है। उसके बहने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो कम रहता है, और कम रहने के कारण वाष्पीकरण कम होता है और बारिश भी इसी वजह से कम होती है। इसी कारण ये क्षेत्र जो है सूखा या शुष्क क्षेत्र है। इसी पर एक मरुस्थल पाया जाता है, चिली में इसी स्थान पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे हम अटाकामा मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्लाटा रिवर सिस्टम। वेनेजुएला की रिवर है ओरेनिको, जो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके वैली में पेट्रोलियम पाया जाता है। और माराकैबो झील है, इसके आसपास भी पेट्रोलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यहीं पर एक शहर है जहां पर इसकी रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी, पेट्रोलियम की सबसे बड़ी रिफाइनरी माराकैबो में पाई जाती है। तो ये आज की कुछ हमारी साउथ अमेरिका रिवर सिस्टम के कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और आप क्या काम करें, जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये आपको किससे करना है, एटलस से करना है। यदि आप एटलस से करोगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। जैसे देखिए ये एटलस है, तो इसमें साउथ अमेरिका का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप दोनों दिए गए हैं, तो आप इससे आसानी से समझ सकते हैं। तो आप एटलस से इस वीडियो को जरूर करें। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अलग कॉन्टिनेंट की रिवर्स के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूरोप की नदियों के बारे में जानने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आप इस वीडियो को करोगे तो आप इस वीडियो को करने के साथ साथ अपने पास एटलस लेकर बैठें। अगर आप एटलस लेकर बैठोगे तो चीज़ों को आप आसानी से समझ पाओगे, ना कि रटने के बजाय। अगर आप रटोगे तो चीज़ों को जल्दी भूल जाओगे, और एटलस से पढ़ोगे, बाय मैप पढ़ोगे हर चीज़ को, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी और यूज़फुल भी होगी। लाल पीली किताबों को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। आपको एटलस से पढ़ना है और मैप से पढ़ना, सीधी सीधी बात है, मैप से पढ़ना है, चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट में बोलते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए। अब एक बात बताइए, आप यदि क्लास कर रहे हैं तो नोट्स आप खुद भी तो बना सकते हैं इस चीज़ के। यदि आप इसके नोट्स खुद बनाओगे तो आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। आप नोट्स तो किसी से भी मांग सकते हो, आप 10 स्टूडेंट्स के नोट्स इकट्ठे कर लो, तो आपको इससे कोई फ़ायदा थोड़ी है। यदि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, और पढ़ोगे कब, अच्छा जब अपने हाथ से याद करके लिखोगे, तो वो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। नोट्स तो वैसे भी आपको मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि नोट्स जो मांगते हैं स्टूडेंट्स, वो एक तरीके से अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप उनसे पढ़ तो सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथ से लिखकर नोट्स बनाओगे वो चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हैं उन नोट्स के मुकाबले। तो बस आपको ये बात हो सकता है बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लानी है, तो आपको नोट्स अपने हिसाब से बनाने होंगे, जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके हिसाब से। बाकी नोट्स को आप रटने से कुछ नहीं होगा, और लाल पीली किताबें, इनको रटने से भी कुछ नहीं होगा। यदि मैं आपसे कहूँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है, यदि आपने रटी है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो आप रटकर 2 दिन में हो सकता है भूल भी जाएं। यदि आपने मैप से पढ़ी है तो आप सीधा बता दोगे कि यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जो अलग करती है संधि, वही स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यदि आपने मैप से ये चीज़ पढ़ी है तो आप इस चीज़ को बहुत ही आसानी से बता सकते हो। यदि आप इसका रिवीजन भी नहीं करते हो तो ये चीज़ आपको फिर भी याद रहती है। लेकिन आपको हर चीज़ करना क्या है, मैप से पढ़नी है। मैप से पढ़ोगे तो ईजिली इन चीज़ों को कर पाओगे। ये चीज़ें स्टेट्स वगैरह मैंने सब चीज़ें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की करा दी हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी हैं, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ठीक है, चलो बातें बहुत हो गई। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोप की प्रमुख नदियाँ। आप सभी को पता है ये यूरोप कंटिनेंट है। देखिए थोड़ा सा आपको ऊपर से थोड़ी नॉलेज दे दूँ यहाँ से। ये यूरोप कंटिनेंट आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे यूराल माउंटेन्स यूराल पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। इससे वेस्ट वाला जो जितना भी पार्ट है ऊपर का, ये यूरोप है। जो इधर से इधर का भाग, यानी यूराल माउंटेन से पश्चिम का भाग जो है वो भी रूस का जो पार्ट है वो यूरोप के अंदर आता है, और यूराल माउंटेन से ईस्ट वाला रूस का पार्ट वो एशिया में आता है। तो यूरोप का कुछ पार्ट रूस का कुछ पार्ट यूरोप में भी है और कुछ पार्ट आपका एशिया में भी है। तो ये हो गया आपका यूरोप कंटिनेंट। अब इसके नीचे यहाँ देख रहे हैं आप, ये है अफ्रीकन कंटिनेंट, जो कि यहाँ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से अलग होता है। ये भूमध्य सागर है। यही भूमध्य सागर का एक पार्ट एड्रियाटिक सी यानी एड्रियाटिक सागर है। ये ब्लैक सी यानी काला सागर है। ये कैस्पियन सागर
यानी कैस्पियन सी है, जो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है और वैसे भी विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए। इधर इसके वेस्ट में यूरोप के और अफ्रीका के वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर साउथ अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ये नॉर्थ सी। ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है, आपको पता है ये ब्रिटेन, आयरलैंड। तो यहाँ पर इसके ईस्ट में, ब्रिटेन के ईस्ट में आपका क्या है, नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर, ये आपका बाल्टिक सागर है। और यहाँ पर कुछ खाड़ियाँ हैं जो मैंने खाड़ियों वाले चैप्टर में आपको करा दिया है। ठीक है, तो ये तो होगी थोड़ी ऊपर ऊपर से इनकी जानकारी। अब जो चीज़ हमें करनी है आज की, वो पढ़नी है हमें यूरोप की नदियाँ। तो यूरोप की नदियों में सबसे पहले हम उठाते हैं, यहाँ से जर्मनी की तरफ चलते हैं। आपको ये दो माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, एक ये माउंटेन रेंज है और एक ये माउंटेन रेंज है। नीचे वाली माउंटेन रेंज आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, यानी इसका नाम क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट। यहां लिख देता हूं इसका नाम, जैसे वहां साफ नहीं दिखाई दे रहा। और इसके ऊपर जो है वो है वोस्जिस, ये वोस्जिस पर्वत श्रेणी और ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी। तो यहां से एक नदी निकलती है जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर दो तरह का ढाल है आपका यूरोप का। यहाँ से इधर का ढाल जो है वो नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर की तरफ है, और इधर के यूरोप वाले पार्ट का जो ढाल है वो ब्लैक सी या फिर भूमध्य सागर की तरफ ढाल है। तो ढाल आपका दो तरह से है इस तरफ। अब यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राइन। मैं इसका नाम लिख देता हूँ आपको, राइन नदी। राइन नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यहाँ से बहती हुई और यहाँ नीदरलैंड के पास जाकर इस नॉर्थ सी यानी उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। और राइन नदी के तट पर यहाँ नीदरलैंड में एक स्थान है जिसका नाम है रॉटरडम। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्या नाम है इसका, रॉटरडम। रॉटरडम, रॉटरडम में एक बंदरगाह है जो कि इस पूरे यूरोप का, रॉटरडम बंदरगाह पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्त बंदरगाह है। राइन नदी के तट पर रॉटरडम एक बंदरगाह है जो कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह और सबसे व्यस्त बंदरगाह है, जिसके द्वारा आप सभी जानते हैं बंदरगाह से काम क्या होता है, सामान का आयात या निर्यात होता है। जो भी देश में चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं किसी भी देश में, वो वहाँ से कहाँ पहुँचाई जाती है, बंदरगाहों तक, और बंदरगाहों के द्वारा समुद्री मार्गों से दूसरे देश या दूसरे कंटिनेंट्स तक चीज़ें पहुँचाई जाती हैं। और या यदि इन देशों में किसी चीज़ की डिमांड है दूसरे देश से मंगानी हो तो वो भी जलीय मार्ग से आती हैं और इसी बंदरगाह पर इन्हें लाकर उतारा जाता है और फिर पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। तो इसी क्रम में जो रॉटरडम बंदरगाह है ये राइन नदी है। राइन नदी के अंदर यहाँ पर सामान आने के बाद तो राइन नदी के द्वारा ही जहाज़ों द्वारा ये सामान अंदर की तरफ पहुँचाया जाता है। तो राइन नदी के अंदर हम जलयान भी चला सकते हैं। तो ये यूरोप का, राइन नदी का जो मार्ग है यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जल मार्ग है। राइन नदी का मार्ग यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जलीय मार्ग है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी का है, वो है राइन नदी। राइन नदी को इस तरह से मतलब विकसित किया गया है कि उसमें आप यहाँ पर शिप को चला सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत में गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग है, तो वहाँ पर भी हम हुगली से और इलाहाबाद, हल्दिया से इलाहाबाद तक हम जहाज़ चलाकर वहाँ पे सामान का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से राइन नदी का आंतरिक जलमार्ग जो है वो पूरे यूरोप का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई। अब राइन नदी के आसपास, राइन नदी के आसपास कोयला का क्षेत्र पाया जाता है, इसी वजह से इस राइन नदी को कोयला नदी भी कहते हैं। यहाँ कोयला सबसे अधिक पाया जाता है, यूरोप में कोयला यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, इसी कारण इस राइन नदी को कोयला नदी कहते हैं। और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो कोयला पाया जाता है, इस स्थान को, इस रूर प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, काला प्रदेश। ठीक है, दो चीज आपको याद रखनी है, कोयला नदी कौन सी है, राइन नदी, और काला प्रदेश किसे बोलते हैं, राइन नदी की घाटी को ही। राइन नदी की घाटी में ही आपको कोयले के भंडार मिलते हैं। तो कोयले के जो भंडार हैं उसके कारण इस प्रदेश को, इस पूरे प्रदेश को क्या बोलते हैं, कोयला प्रदेश, यानी काला प्रदेश। अब ये होगी आपकी राइन नदी, कहाँ पर जल गिराती है, नॉर्थ सी में। अब चलते हैं, एक नदी ब्लैक फॉरेस्ट से ही दूसरी नदी निकलती है जो नीचे की तरफ जाती है और कहाँ जाकर अपना जल गिराती है, वो है ब्लैक सी यानी काला सागर में अपना जल गिराती है। उस नदी का नाम है डैन्यूब। डैन्यूब नदी
यहाँ ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर इस काला सागर में अपना जल गिराती है। और ये डैन्यूब नदी कुछ 5 ऐसी बड़ी सिटीज़ से होकर गुजरती है जो कुछ देशों की राजधानी भी हैं। 4 इनमें से कुछ देश की राजधानी है जिनका मैं नाम यहाँ लिखा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्रिटिसाल्विया, स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा इसका नाम है। ब्राटिस्लावा किसकी राजधानी? स्लोवाकिया की। और लिंज जो है वो एक सिटी है, वो भी ऑस्ट्रिया की सिटी है। तो ये राइन नदी कुछ इन देशों से होकर बहती है जो कि इस पर बहुत ही बड़े बड़े शहर जैसे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा और ऑस्ट्रिया का एक शहर लिंज इसी पर स्थित है। तो आपको ये 5 शहर याद रखने हैं। इस नदी पर ये 5 शहर स्थित हैं और ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और लगभग 7 से 8 देशों में बहती हुई ये, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ये कुछ 7 या 8 देशों से बहती हुई इस काला सागर में जाकर अपना जल गिराती है। इस नदी का नाम क्या है? डैन्यूब नदी। अब जर्मनी में 2 नदी और हैं, एल्ब और ऑडर। एल्ब नदी जो है वो अपना जल यहाँ ब्लैक सी में गिराती है और ये ऑडर नदी यहाँ पर अपना बाल्टिक सागर में जल गिराती है। ठीक है, ये नॉर्थ सी में अपना जल गिराती है। ये ऑडर नदी जो है ये बाल्टिक सागर में, आप सभी को पता है ये बाल्टिक सागर है और यहाँ पर ये अपना जल गिराती है। तो ये तो हो गई जर्मनी की नदी। अब एक नदी और है, यहाँ पर एक देश है फ्रांस। आप सभी जानते होंगे फ्रांस की राजधानी कौन सी है? पेरिस। तो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है वो यहाँ पर एक नदी है सीन। फ्रांस की राजधानी पेरिस इस सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी सीन नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि पेरिस जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सीन नदी। आपको बहुत से एग्जाम्पल देता है, सीन, और यहाँ पर दे दिया आपको जो हमने नदी बताई थी राइन, डैन्यूब, कुछ भी दे सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? सीन नदी। ठीक है, अब एक शहर है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो बर्लिन, अगर आपसे पूछे बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको आंसर राइन नदी नहीं लगाना है, क्योंकि हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स राइन नदी लगा दें क्योंकि ये जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो राइन नदी इसका आंसर नहीं होगा, इसका नाम आंसर होगा स्प्री नदी। तो आपको याद रखना है स्प्री रिवर। तो बर्लिन जो है स्प्री के किनारे पर स्थित है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये है इटली। इटली में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे बोलते हैं आप आल्प्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, आल्प्स माउंटेन्स। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट ब्लैंक। तो यहाँ आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, पो नदी। पो यहाँ से निकलती है और इस सागर में, जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर, जो मैंने आपको सागर वाली वीडियो में बताया है। जिन्होंने मेरी वो वीडियो, इससे पहली वाली जितनी वीडियो है मेरी, जिन्होंने वो देखी हैं, तो आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी जो मैं इन्हें बता रहा हूँ। जैसे जितने भी सागर है मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियोज़ में डिटेल से समझा दी है। तो पो नदी जो है वो आल्प्स पर्वत से निकलती है और अपना जल गिराती है एड्रियाटिक सागर। जैसा आप यहाँ लिख रहा हूँ, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर भूमध्य सागर का ही एक पार्ट है। ये पूरा जो सागर है नीचे आपको दिख रहा है, ये पूरा सागर जो है ये भूमध्य सागर है और उसी का एक पार्ट है ये एड्रियाटिक सागर। और यहाँ पर ये पो नदी एक मैदान का निर्माण करती है जिसका नाम है लोम्बार्डी का मैदान। आप यहाँ देख लीजिए, लोम्बार्डी का मैदान, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लोम्बार्डी बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग आपकी ये प्लेन ऑफ लोम्बार्डी। लोम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती है। आप सभी जानते हैं नदियां मैदानों का निर्माण करती है। जब पर्वतों से वो बहकर आती हैं तो अपने साथ अवसादें लेकर आती हैं। अवसाद लाकर वो अपने आसपास के क्षेत्रों में बिखेर देती हैं, तो वहाँ पर मैदानों का निर्माण हो जाता है। तो उसी से जो निर्माण हुआ है वो है लोम्बार्डी का मैदान। और लोम्बार्डी का मैदान इस पूरे यूरोप का
ध्यान से सुनिए, लोम्बार्डी का मैदान इस पूरे यूरोप का धान उत्पादन करने का सबसे बड़ा मैदान है। यानी यहाँ पर लोम्बार्डी के मैदान में पूरे यूरोप का सबसे अधिक धान उत्पन्न होता है। ठीक है, तो धान उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वो है लोम्बार्डी का मैदान। और वो किस नदी का मैदान है? वो है पो। इटली में पो नदी है, उसका मैदान है। और पो को ही इटली की गंगा कहते हैं। ठीक है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई हमारी पो नदी, जो अपना जल कहाँ गिराती है? एड्रियाटिक सागर में। अब यहाँ पर इटली का एक शहर है रोम। रोम क्या है? इटली की राजधानी। और रोम जो है किस नदी के तट पर स्थित है? वो है टाइबर नदी। रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित है, लेकिन ये तटीय सिटी नहीं है, यानी कि ये यहाँ पर समुद्र के किनारे नहीं है, यानी सागर के किनारे नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, लेकिन है किस नदी के तट पर? वो है टाइबर नदी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर। सीन नदी के तट पर पेरिस। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, सीधी सीधे आपसे पेपर में पूछ लेगा। अब चलते हैं थोड़ा ईस्ट की तरफ, यानी पूर्व की तरफ। आपने यहाँ पढ़ा काला सागर जो है ब्लैक सी में आपकी डैन्यूब नदी आकर गिरती है। 5 सिटीज़ मैंने आपको बता दी, वहाँ लिखी हुई हैं। अब एक और नदी है डॉन। डॉन नदी जो है ये रूस की नदी है, और ये यहाँ से निकलकर काला सागर में अपना जल गिराती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि डॉन नदी यूरोस की है, और ये किस सागर में अपना जल गिराती है? वो है काला सागर। अब चलते हैं कैस्पियन सागर की तरफ। कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदियाँ जल गिराती हैं? तो देखिए 2 नदियाँ हैं, एक यूराल नदी है, एक वोल्गा नदी है। यूराल नदी और वोल्गा नदी। यूराल नदी कहाँ से निकलती है? यूराल नदी यूराल माउंटेन से निकलती है। और यूराल माउंटेन क्या काम करता है? यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री बनाने का काम करता है। यानी ये यूराल माउंटेन जो है, इससे ईस्ट वाला पार्ट आपका, ईस्ट वाला पार्ट एशिया, और इसका वेस्ट वाला पार्ट सारा का सारा क्या है? आपका यूरोप। तो यूराल माउंटेन यहाँ पर एशिया और यूरोप की बाउंड्री बनाने का काम करता है। और इसी यूराल माउंटेन से एक नदी निकलती है, यूराल नदी, जो यहाँ से बहकर कैस्पियन सागर में आकर अपना जल गिराती है। ये तो हो गई एक बात। अब चलते हैं हम वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है ये भी रूस से ही निकलती है, और इसकी लंबाई 3521 किलोमीटर है। यानी 3521 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इतनी लंबाई के साथ ये पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हुआ कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तब वो है वोल्गा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 3521 किलोमीटर, या फिर 3521 किलोमीटर। और यूरोप की सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ भी ये पूरे यूरोप की सबसे बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाली भी नदी है। यानी ये जिसकी जलग्रहण क्षेत्र से मतलब क्या है? ये कितने अधिक एरिया का, यानी कितने बड़े क्षेत्र का जल अपने साथ लेकर चलती है। यानी इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कितने क्षेत्रों से आकर इससे मिलती हैं। तो जैसे मान लो कोई नदी यहाँ से आकर मिलती है, कोई नदी यहाँ से आकर मिलती है, कोई यहाँ से आकर मिलती है, यहाँ से आकर, तो इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जलग्रहण क्षेत्र जो है यूरोप का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज लगभग 200 से अधिक हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो 200 से अधिक हैं, जिनकी संख्या 200 से अधिक है। इसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है, ये भी आपको पता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब आप है ये कहाँ गिरती है? अगर ये कैस्पियन सागर में गिरती है। ये सभी मीठे पानी की नदियाँ होती हैं, आप सभी जानते हैं, बर्फ पिघलती है तभी इन नदियों का निर्माण होता है। तो जब कैस्पियन सागर, जो आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा खारे पानी का सबसे बड़ा सागर, खारे पानी का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर। सबसे ज़्यादा खारा पानी नहीं है इसका, लेकिन खारे पानी का सबसे बड़ा सागर है। सागर नहीं, आप झील बोल सकते हैं, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है। किसी चीज़ को सागर होने के लिए, किसी भी वाटर बॉडी को सी यानी सागर होने के लिए क्या होना है? एक बड़ी वाटर बॉडी से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ब्लैक सी है, ये यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट द्वारा भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, और भूमध्य सागर यहाँ पर अटलांटिक सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़े वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर जो ये सी है, इसे हम सागर बोलते तो हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सागर है नहीं, ये एक झील ही है जो कि लैंडलॉक्ड है। ठीक है, तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और इसका ऊपरी पार्ट यानी उत्तरी पार्ट जो है, इसकी जो खारापन है, इसका खारापन कम है नीचे के खारेपन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मीठी नदियाँ अपना जल गिराती हैं, तो यहाँ पर जो नदियाँ आएंगी वो मीठे पानी की नदियाँ हैं। तो यहाँ पर खारापन इस नीचे वाले मुकाबले की अपेक्षा, यानी दक्षिणी भाग की अपेक्षा इसका खारापन कम होगा। तो आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए। पेपर में इस चीज़ को नहीं पूछेगा, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की। ये कंसेप्चुअली चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा रिवीजन जो मैंने अभी तक पूरी वीडियो में पढ़ाया।
देखिए सबसे पहले जो आपकी नदी थी वो थी राइन नदी। कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से। और कहाँ अपना जल गिराती है? नॉर्थ सी में, उत्तरी सागर में। इस पर ही एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है रॉटरडम। रॉटरडम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये बंदरगाह है और ये यूरोप का सबसे व्यस्त या फिर सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक पॉइंट। इस राइन नदी के ही घाटी को हम क्या बोलते हैं? कोयला क्षेत्र यानी काला प्रदेश। और राइन नदी को हम बोलते हैं कोयला नदी। क्यों? क्योंकि इसके जो घाटियां हैं, इन घाटियों में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये तो होगी राइन नदी की बात। इसके बाद डैन्यूब नदी, ये भी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और यहाँ पर काला सागर में अपना जल गिराती है। और ये 5 सिटीज से, इस पर मेन 5 सिटी हैं जो 4 देश की तो राजधानियाँ हैं इस पर। एक ऑस्ट्रिया का शहर है लिंज। तो कौन कौन सी राजधानियां हैं? वो हैं हंगरी की बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना, सर्बिया की बेलग्रेड, स्लोवाकिया की ब्राटिस्लावा और ऑस्ट्रिया का एक शहर है लिंज, इन पर स्थित है। ठीक है, फिर आते हैं हम पो नदी पर। पो नदी जो है आल्प्स माउंटेन से निकलती है और लोम्बार्डी के मैदान का निर्माण करती हुई ये एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, इटली में। यह है रोम। रोम जो है आपका टाइबर नदी के किनारे स्थित है और ये थोड़ा सा कोस्ट पर नहीं होकर ये थोड़ा अंदर की तरफ है। ठीक है, आल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। अब पेरिस सीन नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। ये कुछ चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। अब डॉन नदी रूस से ही निकलती है और आल्प्स पर्वत में ही आकर ये यहाँ कर ब्लैक सी में आकर गिरती है। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको वोल्गा नदी बताई। वोल्गा नदी के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। सबसे बड़े जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है यूरोप की और पूरे यूरोप की भी सबसे लंबी नदी है। 2 चीज़, सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र भी इसका है और सबसे लंबी नदी भी ये यूरोप की है। लेकिन इसके किनारे एक शहर है जिसका नाम है वोल्गोग्राड। वोल्गोग्राड जो है यहाँ पर इस रूस में यहाँ पर तेल के भंडार पाए जाते हैं। तो इसी कारण जो है यहाँ पर एक वोल्गोग्राड जो शहर है, यहाँ पर यूरोप की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी प्रेजेंट है। यानी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अगर आपसे पूछे तो वो कहाँ है? वोल्गोग्राड। तो आपका आंसर वोल्गोग्राड होगा। और ये कहाँ जाकर अपना जल गिराती है? वो है आपका कैस्पियन सी यानी कैस्पियन सागर। अब यूराल माउंटेन की तरफ चलते हैं। यूराल माउंटेन एशिया और यूरोप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी इनके बीच में बाउंड्री का काम करता है। यूराल माउंटेन के वेस्ट का पार्ट यूरोप, ईस्ट का पार्ट आपका एशिया। और यहाँ से एक यूराल नदी निकलती है जो कि अपना जल जाकर कैस्पियन सागर में गिराती है। तो ये थी आज हमारी यूरोप की कुछ प्रमुख नदियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और बाकी आपको ये वीडियो किससे कंप्लीट करनी है, मैं आपके वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। आपको ये वीडियो एटलस से करनी है, बाय मैप करनी है। किसी भी बुक से इसको रटना नहीं है। किसी से नोट्स मांगोगे उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। अपने नोट्स खुद बनाओगे तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल करेंगे आपको। तो आपको क्या काम करना है? अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ना कि किसी के नोट्स मांगने हैं। आपको नोट्स तो वैसे भी मिल जाते हैं हमारे चैनल से, लेकिन आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग महाद्वीप की नदियों के साथ। तो देखिए, पिछली जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने यूरोप की नदियों के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर मैंने एक पॉइंट बताया था कि पूरे यूरोप की सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ मैंने गलत बता दिया, माउंट ब्लैंक नहीं है, वो होगी माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, बाय मिस्टेक वहाँ मैं माउंट ब्लैंक बोल गया था। ठीक है, अब आज जो हमारा टॉपिक पढ़ने का है वो है अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। तो अफ्रीका महाद्वीप की नदियों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ आपको कुछ झीलें दिखाई दे रही होंगी। इन झीलों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ। जो झीलों वाला चैप्टर था उसमें हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, यानी कि हमने डिटेल से डिस्कस किया था। लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ पर कौन सी किन से नदियाँ निकलती हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ बांध भी हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ पर ही सारी झीलें उपस्थित हैं, इसी लाइन में। तो आपको जो यहाँ दिख रहा होगा ये सारी झीलें एक भ्रंश घाटी में स्थित हैं। भ्रंश घाटी कैसे बनती है? देखिए, आप देखिए, ये 2 लैंड हैं आपके जुड़े हुए। ये लैंड नीचे खिसक गया, कुछ इसका पार्ट नीचे खिसक गया, तो लगभग इस तरह से यहाँ पर घाटियाँ बन जाती हैं। नीचे खिसकने से थोड़ा सा ये नीचे खिसक जाए तो यहाँ पर एक खिसक कर आगे प्लेट,
और ये भी थोड़ा सा नीचे खिसक जाए, यहाँ पर आ जाए तो ये भी थोड़ा नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर घाटियों का निर्माण होता है। उन्हीं घाटियों में पानी जमा होने से, यानी जल के जमा होने से झीलों का निर्माण होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है ये टूट रहा है। इसका मतलब अफ्रीका महाद्वीप यहाँ से अलग हो रहा है। इसके नीचे जो प्लेट्स हैं, इसकी ज़मीन के नीचे जो प्लेट हैं और महासागरीय प्लेट जो हैं, ये एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसी कारण यहाँ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा है, और भ्रंश घाटियों का निर्माण होने से यहाँ पर जो पानी भर जाता है उसी से झीलों का निर्माण होता है। जैसा आपको यहाँ मेडागास्कर दिख रहा होगा, ये भी मेडागास्कर कभी इस अफ्रीका का पार्ट था, और इंडिया का जो नीचे प्रायद्वीप वाला भाग है वो भी कभी अफ्रीका का ही पार्ट था। प्लेट मूवमेंट के कारण ये इस अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुए और जाकर वो यूरेशियन प्लेट में जाकर टकराया। भारत का जो पार्ट था वो यूरेशियन प्लेट में टकराया और वहाँ पर पूरे भारत का निर्माण हुआ। अब ये मेडागास्कर भी इसी का ही पार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं, इसकी शेप जो है लगभग इसी से मिलती जुलती है। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये यहीं से टूटा हुआ है और ये भी आज भी दूर जा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में जो चैनल है इसे हम बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल। तो ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम झीलों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम झील देखेंगे वो देखेंगे विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील रिवर, यानी नील नदी जो निकलती है वो आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील अगर आपसे पूछे किन किन देशों की सीमा पर है तो आप यहाँ मैप से देख पा रहे होंगे। देखिए विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और यहाँ पर तंजानिया, इन 3 देशों की सीमा बनाती है। देखिए केन्या, युगांडा और तंजानिया। अब यहाँ से नील नदी की जो धारा निकलती है इसे हम बोलते हैं वाइट नील। वाइट नील यानी श्वेत नील। ये श्वेत नील यहाँ से निकलती है और इथियोपिया से एक और धारा निकलती है जिसे हम बोलते हैं ब्लू नील। श्वेत नील और ब्लू नील दोनों जहां पर मिलती है वो सूडान की राजधानी है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि किस जगह पर सूडान की जो राजधानी है ये किस जगह पर जाकर मिलती है, और सूडान की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं। और इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा ब्लू नील प्लस वाइट नील जो मिलकर नदी बनाती है वो बनती है नील। तो यदि आपसे पूछे कि वाइट नील किन किन देशों से बहती है तो आपको पता होना चाहिए युगांडा के ऊपर साउथ सुडान के ऊपर सूडान, फिर उसके ऊपर इजिप्ट। तो आपको नील नदी पूछे ब्लू नील किन किन देशों से बहती है तो वो है 4 देश। पहले तो है आपका युगांडा, साउथ सूडान, इजिप्ट यानी मिस्र। इन 4 देशों से ये नदी बहती है। अब आपसे ये पूछे कि यहाँ पर एक बांध है इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर एक बांध है जिसका नाम है आसवान बांध। वो किस पर है तो वो नील नदी पर है। आसवान बांध जो है आपका वो नील रिवर पर है। वो भी कौन सी? वाइट नील पर, दोनों कंबाइंड, अब तो नील ही है यहाँ पर। तो नील पर है, कहाँ पर? इजिप्ट में। और कौन सा बांध है? आसवान बांध। और इसी पर एक यहाँ पर झील है जिसका नाम है नासिर झील। कौन सी झील है? नासिर झील। और वो कहाँ पर है? मिस्र में है, इसी नदी के पास है। तो आपको यहाँ से नील नदी से कितने क्वेश्चंस तैयार हुए? सबसे पहले तो नील नदी किन 2 धाराओं से मिलकर बनती है? ब्लू नील और वाइट नील। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन कितने देशों से बहती है? युगांडा, साउथ सूडान एंड इजिप्ट। तीसरा क्वेश्चन किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? केन्या, युगांडा और तंजानिया। चौथा क्वेश्चन। अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको नील के बारे में जो प्रॉब्लम होंगी वो अब समझ में आ गई होंगी। अब हम दूसरी जो झील है उसके बारे में चलते हैं, वो है टांगानिका। इसका नाम है टांगानिका झील। जैसा आप यहाँ लिखा हुआ देख पा रहे हैं, टांगानिका। मैंने झीलों वाले चैप्टर में आपको बताया था ये विश्व की सबसे लंबी झील है और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। बैकाल के बाद विश्व की सबसे दूसरी गहरी झील जो है वो है टांगानिका। और वो किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? देखिए यहाँ है तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया। ये 4 देश हैं जिनके साथ ये सीमा बनाती है।
आपकी टांगानिका झील जो यहाँ लिखे हुए हैं, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। जाम्बिया आपका ये है, ये जिम्बाब्वे है और ये मोजाम्बिक है, ठीक है। और ये एक देश है जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये है मलावी, ये मलावी देश है। तो ये हो गई आपकी टांगानिका झील के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। ये मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील और विश्व की सबसे लंबी झील। अब नीचे की तरफ एक और झील है, उस झील की तरफ चलते हैं तो उसका नाम है मलावी। मलावी झील किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? देखिए, एक तो मोजाम्बिक, एक तंजानिया और एक आपका मलावी। ये देश जो है ये मलावी है, इसी झील के नाम पर है मलावी। तो किन किन देशों के साथ? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक। यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो एक ऐसा देश है जो इन 3 झीलों के किनारे स्थित है, यानी सीमाएं इस झील से लगती हुई हैं। नंबर 1 जो तंजानिया है, इसकी जो सीमा है विक्टोरिया झील के साथ भी लगती है, टांगानिका झील के साथ भी लगती है और यहाँ पर मलावी झील के साथ भी लगती है। तो ये एक ऐसा कॉमन देश है जो इन तीनों झीलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। तो ये तो होगी हमारी कुछ झीलों की बातें। अब हम नदियों के बारे में जानते हैं। तो नदी जो है, एक तो हमने नील रिवर के बारे में जान लिया। नील रिवर के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी, नदी। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे लंबाई के मामले में पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, तो वो है नील नदी, जो कि 4 देशों से बहती है, युगांडा, साउथ सूडान और इजिप्ट। ये हो गई आपकी नील नदी के बारे में। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक देश है बोत्सवाना और यहाँ पर एक देश है साउथ अफ्रीका। आप सभी जानते हैं नीचे, सबसे नीचे है साउथ अफ्रीका और इसके ऊपर है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना नदी को ही बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका देश के बीच में एक नदी बहती है जो आप यहाँ रेड कलर से देख पा रहे होंगे। इसी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। और इस लिम्पोपो नदी की क्या खासियत है? देखिए, यहां से आपको पता है मकर रेखा जाती है 23.5 यानी 23.5 साउथ। ये आपकी मकर रेखा है। तो यही लिम्पोपो नदी जो है बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा बनाती है, इनकी सीमा पर बहती है और यही नदी इस मकर रेखा को भी 2 बार काटती है। तो यहाँ से कौन कौन से 2 क्वेश्चन बने? बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो उसका नाम होगा लिम्पोपो नदी। और ये नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका नाम है लिम्पोपो नदी। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी रिवर। इसका नाम है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी जो है वो 2 देशों की सीमा बनाती है। कौन कौन से 2 देश हैं वो? एक तो है आपका जाम्बिया और एक है जिम्बाब्वे। दोनों के नाम जेड से स्टार्ट है और नदी का भी जाम्बेजी जेड से स्टार्ट है। तो आपको कॉमन चीज है ये, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में जो नदी सीमा बनाती है उसका नाम है जाम्बेजी नदी। और वो कहाँ जाकर गिरती है? इस मोजाम्बिक चैनल में जाकर गिरती है। और इसी पर एक बांध है, इसी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा। तो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है कि करीबा बांध किस नदी पर है? तो आपका जवाब होगा कौन सी? जाम्बेजी नदी। और जाम्बेजी नदी किन किन 2 देशों की सीमा बनाती है? तो जिम्बाब्वे और जाम्बिया नदी की सीमा बनाती है। ये हो गई आपकी जाम्बेजी नदी। अब थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं तो यह है रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कांगो गणराज्य। ये देश है जिसका नाम है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य जो है आपका, इसमें एक नदी बहती है जिसका नाम है कांगो नदी। इस देश का दूसरा नाम भी है जायरे, इसे हम जायरे देश भी बोलते हैं। तो इस नदी के 2 नाम हैं, एक तो कांगो या फिर जायरे। कांगो या जायरे नदी जो है, इस कांगो देश की जो सीमाएं हैं वो वहीं तक सीमित हैं, यानी कहाँ तक हैं? जहाँ ये कांगो नदी या इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, तो वहीं तक इस कांगो देश की सीमाएं सीमित हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ से कांगो नदी निकलती है। कांगो नदी जो निकलकर अपना अटलांटिक महासागर में, साउथ अटलांटिक महासागर में जल गिराती है, तो जितने हिस्से में इसका मुहाना है समुद्र तट से, उतना ही हिस्सा इस कांगो देश का जुड़ा हुआ है। बाकी कोई हिस्सा इसका समुद्र तट से जुड़ा हुआ नहीं है। जितने हिस्से में इस नदी का मुहाना है उतना ही हिस्सा कांगो नदी का इस महासागर के साथ जुड़ा हुआ है। और कांगो नदी आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी है। जलग्रहण क्षेत्र मैं आपको पिछली 3 वीडियोज में बता चुका हूँ। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब है कि कोई भी नदी अपने आसपास का कितना अधिक जल लेकर चल रही है, यानी कितनी नदियों को अपने साथ लेकर चल रही है। जितनी ज़्यादा सहायक नदियाँ होंगी उतना ही जलग्रहण क्षेत्र उसका अधिक होगा, यानी इतने एरिया का ये जल लेकर चल रही है अपने साथ, जितनी नदियाँ हैं ये इसके साथ चल रही है। तो ये हो गया इसका जलग्रहण क्षेत्र। कांगो नदी का जलग्रहण क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। यूरोप का कौन सा था? वोल्गा। साउथ अमेरिका का अमेजन और नॉर्थ अमेरिका का मिसिसिपी, मिसौरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा था। तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन इस तरह से तैयार हो चुके हैं। कंटिनेंट वाइज पूछ ले या फिर वर्ल्ड का पूछ ले, आप कोई सा बता सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कांगो नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। अब चलते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है नाइजर नदी। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं नाइजर नदी। डस्टर लेकर आता हूँ, 1 मिनट। डस्टर नहीं, देखिए यहाँ पर है आपका एक नाइजर नदी। नाइजर नदी जो है कहाँ से निकलती है? गिनी से निकलती है। एक देश है गिनी, यहाँ से निकलती है। और सब दूसरा देश जो पड़ता है उसके बाद यहाँ माली, माली के बाद यहाँ पर नाइजर, और नाइजर के बाद नाइजीरिया देश में पहुँच जाती है। और फिर अपना जो जल है यहाँ गिनी की खाड़ी में गिराती है। देखिए यहाँ जो खाड़ी है इसका नाम है गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी। ठीक है, तो गिनी की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये याद रखनी है, इस नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, इस नदी का जो आसपास का क्षेत्र है, इसकी घाटी है, यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार सर्वाधिक उपलब्ध हैं। इस नदी के आसपास की जो घाटियाँ हैं इसमें पेट्रोलियम के भंडार सर्वाधिक उपलब्ध हैं। और यहाँ पर इस पर एक बांध पाया जाता है जिसका नाम है कांजी बांध, कांजी डैम। तो आपको यह याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कांजी डैम किस नदी पर है, तो आपका जवाब होगा नाइजर नदी पर है। और एक किन किन देशों से बहती है तो उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया, ये 4 देश हैं जिनसे ये आपकी नाइजर नदी बहती है। और इसी पर एक बांध है जिसका नाम है कांजी डैम। वो कहाँ पर है? नाइजर नदी पर, नाइजीरिया के अंदर, नाइजीरिया में है ये जो बांध है आपका। ये हो गई आपकी नाइजर नदी। यहाँ पर एक और झील है जिसका नाम है तुर्कान झील, तुर्कान झील। तुर्कान झील कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा केन्या। तुर्कान झील कहाँ पर है? केन्या देश में है। ये पूरी तरह से केन्या में ही अंदर स्थित है, ये किसी भी और देश के साथ सीमा नहीं बनाती है। तो तुर्कान झील केन्या में। और देखिए यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं बोत्सवाना और अफ्रीका के हिस्से पर यहाँ पर एक आपको मरुस्थल दिख रहा होगा। इस मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। इस मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल। और जहां मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर भी एक मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? सहारा। इस मरुस्थल का नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो थोड़ा सा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें एक बार अच्छे से फिर समझ में आ सकें। देखिए यहाँ पर कितनी झीलें पाई जाती हैं? सब एक ही लाइन में पाई जाती हैं, जिसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये जो अफ्रीका महाद्वीप है थोड़ा अलग हो रहा है, इनके बीच में दरार घाटी बन रही है जिसके कारण यहाँ पानी भरने से झीलों का निर्माण हुआ है। सबसे पहले विक्टोरिया झील, उसके बाद टांगानिका झील, उसके बाद आपकी मलावी झील और इसके बाद ये तुर्कान झील। यहाँ पर विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील नदी। नील नदी कौन सी धारा? श्वेत नील यानी व्हाइट नील। ये यहाँ से 4 देशों से गुजरती है, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट, और जाकर अपना भूमध्य सागर में जल गिराती है। और इस पर एक बांध है जिसका नाम है असवान बांध।
और इसी पर एक झील है जिसका नाम है नासिर झील। वो कहाँ पर है दोनों? ये दोनों इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर हैं। और आपको मैंने कमेंट में इसका जवाब देने के लिए बोला है, इथियोपिया से जो नदी निकलती है ब्लू नील, और यहाँ से व्हाइट नील, जहाँ ये दोनों मिलती हैं, ये सूडान की कैपिटल है। इस कैपिटल का नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर आपकी टांगानिका झील है। टांगानिका झील जो है ये किन देशों के साथ सीमा बनाती है? तंजानिया, बुरुंडी, कांगो और जाम्बिया। ठीक है, ये हो गए आपके 4 देश। अब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखती है एक मलावी झील। मलावी झील किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है? तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, इन 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। फिर हम नदियों की बात करते हैं। यहाँ से एक नदी निकलती है, बोत्सवाना और अफ्रीका के बीच में एक नदी है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी, जो इन दोनों देशों की सीमा भी बनाती है। बोत्सवाना और अफ्रीका की सीमा बनाती है। और ये मकर रेखा को, जो मकर रेखा यहाँ से जा रही है, इसे 2 बार काटती है। और मैंने आपको यहाँ कांगो रिवर में बताया नहीं, कांगो रिवर से यहाँ से पास होती है, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आपकी कांगो रिवर से 2 बार काटती है। देखिए, भूमध्य रेखा को कांगो रिवर 2 बार काटती है। और भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से भी होकर जाती है। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से भी जाती है और कांगो रिवर इसे 2 बार काटती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब नीचे चलते हैं हम। एक जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी किन किन 2 देशों की सीमा बनाती है? वो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। इसी पर एक बांध है जिसका नाम है करीबा बांध। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। अब चलते हैं थोड़ा केन्या की तरफ। तो यहाँ पर एक झील है तुर्कान। तुर्कान झील कहाँ पाई जाती है? केन्या में। और थोड़ा वेस्ट में चलते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं आप, एक नदी निकलती है जिसका नाम है नाइजर नदी। किन देशों से बहती है? गिनी, माली, नाइजर और नाइजीरिया, इन 4 देशों से बहती है। और यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार हैं और इसीलिए इस नदी को, यहाँ पर तेल पाया जाता है, तो इस नाइजर नदी को तेल नदी भी कहते हैं। तेल नदी, ऑयल रिवर भी इसे कहते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका ये भी बना है यहाँ से कि तेल नदी किसे कहते हैं, तो वो है आपकी नाइजर नदी। और इसी पर एक बांध है जिसका नाम है कांजी डैम। तो कांजी डैम कहाँ पाया जाता है? आपका नाइजर नदी पर पाया जाता है। और यहीं पर इसके पास में एक सहारा डेजर्ट है जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो आपको यहाँ से कितने क्वेश्चंस तैयार हुए? देखिए कितने क्वेश्चंस तैयार हुए। सबसे पहले, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, अफ्रीका महाद्वीप। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी झील टांगानिका झील, कहाँ पर? आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? आपकी कांगो नदी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? वो है लिम्पोपो नदी। एक और मोस्ट क्वेश्चन, तेल नदी किसे कहते हैं या फिर ऑयल रिवर कैसे कहते हैं? नाइजर रिवर। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको इस महाद्वीप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको क्या काम करना है, आपने जब यहाँ तक देखी होगी तो ये वीडियो पूरी देखी होगी, आप इसका रिवीजन जरूर लगाएं। मतलब किसी भी बुक से अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको करना है। तो आपको यहाँ से, और देखिए सबसे बड़ी, किन 2 नदियों के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है? वो है श्वेत नील और ब्लू नील, यानी ब्लू नील और व्हाइट नील। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप इस अफ्रीका महाद्वीप से देख पा रहे हैं, जो कि बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट महाद्वीप है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना जरूरी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बहुत हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे हम, वो लेकर आएंगे एशिया महाद्वीप की नदियाँ। हमने 4 महाद्वीपों की नदियाँ पढ़ ली हैं, अब हमारी बारी है एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ने की। तो अगली वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की नदियों के साथ आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। 4 महाद्वीपों को हमने कंप्लीट कर लिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका। इन 4 महाद्वीपों की नदियों के बारे में हमने जान लिया है और आज जो हमारी बारी है वो है एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में जानने की। तो एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में शुरू करते हैं। आपको एशिया के बारे में पता होगा, ये रसिया है, इसके नीचे मंगोलिया, यहाँ पर चाइना, फिर इंडिया, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी देश और यहाँ पर पश्चिमी एशियाई देश। ठीक है, तो यहाँ पर जल राशियाँ हैं कुछ, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। ये अरब सागर है, यहाँ पर पारस की खाड़ी है और यहाँ पर ओमान की खाड़ी है। ये अंदर वाली है फारस खाड़ी, ये यहाँ ओमान, और यहाँ पर आपका ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ये पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो नदियों के बारे में हम, रूस की कुछ नदियाँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि यूरोप के पार्ट में आती हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये यूराल पर्वत श्रेणी है।
यूराल पर्वत श्रेणी से राइट वाला पार्ट जो है यानी ईस्ट वाला पार्ट जो है ये एशिया के अंदर आता है, रूस का ये पार्ट एशिया के अंदर आता है और इससे वेस्ट वाला पार्ट वो यूरोप के अंतर्गत आता है। तो जो उस पार्ट की नदियां थी जैसे वोल्गा, यूराल और डॉन, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज जो बारी है रूस की स्टार्ट जो करेंगे हम नदियों से, वो इस जो एशिया वाले पार्ट में आती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ रूस से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओब। आप जैसा नाम देख पा रहे हैं ओब ही ओब। तो ये ओब, येनिसी और लीना, ये 3 नदियां हैं जो यहाँ से उत्तरी ध्रुव की तरफ बहती हैं, यानी कि उत्तर की तरफ जाती है और ये अपना जल आर्कटिक महासागर में गिराती हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है पूरा आर्कटिक महासागर है, यहाँ पर ये अपना जल गिराती हैं। और यदि बात करें ओब और येनिसी नदी की तो ये अपना जल जो गिराती हैं कारा सी, यानी आप यहाँ नाम देख पा रहे हैं KARA, कारा, इस कारा सी में अपना जल गिराती हैं जो कि आर्कटिक महासागर का ही पार्ट है। तो ओब और येनिसी नदी कहाँ जल गिराती है? अपना आर्कटिक महासागर, या फिर दूसरी भाषा में कहें तो कारा सी। अब एक तीसरी नदी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है लीना। ये लीना नदी कहाँ से निकलती है? रूस के बैकाल पर्वत से निकलती है, बैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और यहाँ पर इस आर्कटिक महासागर में लाप्टेव सी जो नाम से एक सागर है लाप्टेव, इस लाप्टेव सागर में अपना जल गिराती है। और ये नदियाँ कब बनती हैं? जब यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी हो जाती है तब बनती हैं और इनका जल बहना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर ठंडा मौसम होता है तो इनका मुहाना जम जाता है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव की तरफ है, यहाँ पर बहुत ही ठंड पड़ती है, तो इसी वजह से इनका मुहाना उस समय जम जाता है। और यहाँ पर आपको एक ब्लैक स्पॉट दिख रहा होगा, इस ब्लैक स्पॉट का नाम है बर्खोयांस्क। बर्खोयांस्क, ये बर्खोयांस्क जो है ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। इसी को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीत ध्रुव। तो आपसे पेपर में पूछे पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहते हैं तो वो है बर्खोयांस्क, और किस देश में स्थित है तो वो है आपका रशिया। ये तो हो गई रूस की नदियां। अब एक नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि यहाँ मंगोलिया से निकलती है और आगे बढ़ती हुई रूस और चीन की सीमा बनाती है। देखिए ये नदी है आपकी आमूर नदी, जैसा आप वहाँ नाम देख पा रहे होंगे आमूर नदी है और ये मंगोलिया से निकलती है और आगे जो बढ़ती है तो ये रूस और चाइना, ये ऊपर वाला पार्ट रूस है और ये नीचे वाला पार्ट चाइना है। तो रूस और चाइना की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है और यहाँ पर ईस्ट सी और अकस्टक सी के पास में जाकर अपना जल गिराती है। तो आपको आमूर नदी के बारे में क्या पता चला कि क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेगा आपसे कि ऐसी कौन सी नदी है जो चीन और रूस की सीमा बनाती है, तो उसका आंसर होगा आपका आमूर नदी, जो कि रूस और चीन की सीमा बनाती है और जाकर प्रशांत महासागर में गिरती है। अब थोड़ा नीचे की तरफ चलें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पठार है, यहाँ पर एक पठार है जिसे हम कहते हैं तिब्बत का पठार। यह यहाँ पर तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का सबसे बड़ा पठार है। एक क्वेश्चन तो आपसे यहाँ से बना, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार से 4 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक है हुआंगहो, यांगसी, मेकॉन्ग एंड साल्विन। ये 4 फेमस नदियाँ हैं जो इस तिब्बत के पठार से निकलती हैं। 2 नदियाँ जो आप ऊपर देख पा रहे हैं हुआंगहो और यांगसी, ये पूरी तरह से चाइना की नदियाँ हैं, यानी चीन में बहने वाली नदियाँ हैं। तो हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। तो ऊपर वाली जो नदी है वो है हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और चाइना में बहते हुए अपना जल बोहाई की खाड़ी में गिराती है, बोहाई की खाड़ी में गिराती है। और इस नदी का दूसरा नाम भी हम बोल दें तो वो है पीली नदी। इसे हम क्या बोलते हैं? पीली नदी। पीली नदी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये नदी है ये चाइना के लोएस्ट मैदानों से बहती है और लोएस्ट मैदानों की खासियत क्या है? वहां पर पीली मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी में बहने के कारण, पीली मिट्टी के क्षेत्र में अपना जल बहाने के कारण इस नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। इसका पानी का रंग कैसा होता है? इसके पानी का रंग होता है पीला, इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? पीली नदी। और पूछे आपसे कि इसका पीला रंग क्यों है, तो इसका कारण ये है कि ये लोएस्ट के मैदानों से बहती है और लोएस्ट के मैदानों की खासियत ये है कि उसकी मिट्टी जो होती है पीले कलर की होती है, इसी कारण इस नदी का जो जल है वो पीले कलर का हो जाता है। अब सेकंड नदी पर चलते हैं। तो अगली नदी जो है वो आपकी वो देख रहे हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और चाइना में बहते हुए ये जाकर गिरती है पीला सागर में।
पीला सागर, अगर इंग्लिश में बोले तो येलो सी, येलो सी। तो येलो सी जो है इसी का पार्ट है बोहाई की खाड़ी, यानी कि जो बोहाई की खाड़ी है वो येलो सी का ही पार्ट है। और येलो सी का कलर येलो क्यों है आप सभी को मैंने बताया है, जो हुआंगो नदी है उसका जल का रंग पीला होता है, इसी वजह से जब वो अपना जल इस नदी में, इस खाड़ी में गिराती है, सागर में गिराती है, तो इस सागर का रंग भी, यानी इस सागर के जल का रंग भी कैसा हो जाता है, पीला। तो ये तो हो गई आपकी येलो सी के बारे में। यांगसी नदी की खासियत है कि यांगसी नदी एशिया कंटिनेंट की, यांगसी नदी एशिया कंटिनेंट की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा यांगसी नदी, जो कहाँ से बहती है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चाइना में बहते हुए अपना जल पीला सागर में गिराती है। पीला सागर किसका पार्ट है, पीला सागर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है। ये हो गई आपकी यांगसी नदी। अब तीसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं, तो तीसरी नदी जो है वो है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 4 नदियाँ निकलती हैं इस तिब्बत के पठार से, और ये बहती हुई अपना जल किन देशों से बहती है, पहले तो यहाँ चीन से निकलती है, और चीन से निकलने के बाद यहाँ पर कुछ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जिनका नाम मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। कौन कौन से देश हैं जिनसे ये बहती है, देखिए म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के बाद कंबोडिया, कंबोडिया के बाद लाओस, और लाओस के बाद वियतनाम। ये इन दक्षिण पूर्वी एशियाओं से और बहती है। चीन के अलावा, चीन से निकलने के बाद ये इन दक्षिण पूर्वी एशियाओं से बहती हुई, एशियाई देशों से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है, साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी में अपना जल गिराती है। और इसी नदी को हम दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कहते हैं। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा कौन सी है, तो आपका जवाब होगा मेकोंग नदी। और इसे, ये नदी जो है ये दक्षिण पूर्वी एशिया देशों की सबसे बड़ी नदी है, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी बताए आप, अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी होगी, वो होगी आपकी मेकोंग रिवर। तो इस मेकोंग रिवर के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं, देखिए कहाँ से निकलती है, तिब्बत के पठार से। दक्षिण पूर्वी 5 देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देश हैं जिनसे बहती है, जिनके नाम है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। इन देशों को भी आप याद कर लें, हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले किन देशों से होकर ये नदी बहती है। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी, मेकोंग। तो ये इसके कुछ फैक्ट हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। अब चलते हैं हम, अगली नदी जो है आपकी वो है साल्वीन नदी। साल्वीन नदी जो है ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है और ये सिर्फ 2 देशों से बहती है। कौन कौन से 2 देश हैं, एक तो चाइना और एक म्यांमार। किन देशों से निकलती है, किस देश से निकलती है, चीन से। चीन में भी कहाँ से, तिब्बत के पठार से। और किन 2 देशों में बहती है, चीन और म्यांमार में बहती है। और अपना जल कहाँ गिराती है, ये है आपकी मर्तबान की खाड़ी। क्या नाम है आपका इसका, मर्तबान की खाड़ी। मैं लिख देता हूं यहां पर, मर्तबान की खाड़ी। तो अपना जल ये मर्तबान की खाड़ी में गिराती है। अब नेक्स्ट रिवर जो है वो इससे वेस्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं भारत में हिमालय पर्वत है, लगभग यहाँ पर नॉर्थ में। देखिए मैं इसे डिनोट करता हूँ, यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ से ये कुछ मुड़ गया है म्यांमार की तरफ। तो इस म्यांमार में मुड़े हुए हिमालय के ही भाग को हम कहते हैं अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। तो इस अराकान योमा पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जो सिर्फ म्यांमार की नदी है, यानी कि वो म्यांमार के अंदर ही बहती है, जिसका नाम है इरावदी नदी। इरावदी नदी म्यांमार से निकलती है। म्यांमार में भी कहाँ से, अराकान योमा पर्वत श्रेणी से, जो कि किसका भाग है, हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। तो ये नदी म्यांमार में बहते हुए कहाँ अपना जल गिराती है, ये भी मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी 2 नदियां हैं जो मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, एक तो आपका साल्वीन, दूसरा आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी पूरी तरह से म्यांमार की नदी है और इस नदी को म्यांमार की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या फैक्ट है इस इरावदी नदी के बारे में, पूरी तरह से म्यांमार की नदी अराकान योमा से निकलती है और मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है और इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। तो ये हो गए कुछ इसके फैक्ट। अब चलते हैं हम इंडिया की तरफ। यहाँ पर
कैलाश रेंज का यहाँ पर एक पार्ट है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है हिमालय का जिसे हम बोलते हैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत का पार्ट है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, इस ग्लेशियर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है सिंधु और एक है आपकी सतलज। सिंधु और सतलज। सिंधु आपकी यहाँ से निकलती है और भारत के किन दो स्टेट से बहती है? देखिए, दो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इन लद्दाख और जम्मू कश्मीर से बहती हुई यहाँ पर पाकिस्तान में चली जाती है और इसी तरह से यहाँ से एक नदी निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो भारत के हिमाचल प्रदेश में शीपकिले दर्रे से एंटर करती है और अगला स्टेट जो है वो है पंजाब, फिर पंजाब में प्रवेश करती है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में यहाँ जाकर सिंधु नदी से मिलती है। और जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम आपको कमेंट में बताना है कि सिंधु और सतलज किस स्थान पर जाकर पाकिस्तान में मिलती हैं, वो आपको यहाँ पर जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और आगे बढ़कर जब ये सिंधु आगे चलती है तो ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और अरब सागर में मुहाने के पास ही यहाँ पर एक इसका शहर है जिसका नाम है कराची। तो कराची आपका कहाँ स्थित है? कराची आपका सिंधु नदी के मुहाने पर अरब सागर के पास में स्थित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ दो नदियां हैं, एक तो आपकी है टिग्रिस और एक है यूफ्रेट्स। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जो हैं ये कहाँ पर बहती हैं? ये इराक में बहती हैं। ये पश्चिमी एशियाई देश हैं। यहाँ पर कौन कौन सी नदी बहती है इराक में? टिग्रिस और यूफ्रेट्स। टिग्रिस नदी जो है इसके तट पर एक शहर है इराक का फेमस, जिसकी राजधानी इराक की क्या है? बगदाद। बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? वो है टिग्रिस। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा टिग्रिस नदी। और यहाँ पर जो यूफ्रेट्स नदी है, ये टिग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी दोनों ने मिलकर यहाँ पर मेसोपोटामिया के मैदानों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर जो मेसोपोटामिया का मैदान है इसका निर्माण किन दो नदियों ने किया है? तो आपका जवाब होगा टिग्रिस और यूफ्रेट्स। दो नदियां हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स। और ये कहाँ अपना जल गिराती हैं? ये पर्शियन गल्फ में अपना जल गिराती हैं दोनों नदियां। तो अगर मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन कर दूं तो आपको एक बार और आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए, सबसे पहले जल्दी रिवीजन करूंगा। सबसे पहले जो हमने शुरू की यहाँ से रशिया की नदियाँ, रशिया की कुछ नदियाँ हम पहले पढ़ चुके हैं यूरोप में, ओब, येनेसी और लीना। ओब और येनेसी जो नदी है वो कारा सागर यानी आर्कटिक महासागर का जो पार्ट है उसमें अपना जल गिराती हैं। और अगली नदी जो है यहाँ से वो है लीना। लीना नदी कहाँ से निकलती है? बैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है और अपना पानी लाप्टेव सागर में गिराती है, जो कि एक आर्कटिक महासागर का ही हिस्सा है। और इसी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है बरखोयांस। बरखोयांस विश्व का सबसे ठंडा शहर है और इसे ही, बरखोयांस को ही, पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। मंगोलिया से एक नदी निकलती है जो कि चाइना और रशिया की सीमा बनाते हुए जाती है, जिसका नाम है आमूर नदी। आपसे क्वेश्चन पूछे पेपर में कि आमूर नदी किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो वो है आपका रशिया एंड चाइना। अब उससे नीचे आते हैं। हुआंगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और बहती हुई कहाँ पहुँचती है? बोहाई की खाड़ी में। बोहाई किसका पार्ट है? पीला सागर का ही पार्ट है। और पीला सागर किसका पार्ट है? पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का पार्ट है। और इस नदी का जल जो है पीला है। पीला क्यों है? क्योंकि ये लोयस मैदानों से, चीन के लोयस मैदानों से बहती है। और लोयस मैदानों की क्या खासियत है? वहाँ पर पीली मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण इस नदी का जो जल है वो पीले रंग का हो जाता है। और यहाँ पर पीला सागर जो है, इसी के कारण इसका जल, जब ये नदी अपना जल पीले सागर में गिराती है, बोहाई की खाड़ी जो है पीला सागर का ही पार्ट है, तो इस पीले सागर का नाम जो पीला सागर पड़ा है ये इसी के रंग के कारण पड़ा है। इससे नीचे आते हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है और पूरे एशिया की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी है। ये अपना जल पीला सागर में गिराती है। फिर आते हैं हम मेकोंग नदी, फिर उसके बाद साल्वीन। मेकोंग चाइना के बाद 5 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से बहती है, जिनका नाम मैंने बताया, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम। और इन देशों से बहती हुई कहाँ जाकर गिरती है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर में। इससे अगली नदी जो है वो है साल्वीन। साल्वीन नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से और चाइना और म्यांमार से बहती हुई मर्तमान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सिर्फ चीन और म्यांमार से बहती है। अगली नदी जो है वो है आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी अराकानियोमा पर्वत श्रेणी, जो कि हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का लगभग अवशेष पार्ट है, जो इधर संकरासा हिमालय पर्वत है उसे ही हम अराकानियोमा श्रेणी कहते हैं। उससे इरावदी नदी निकलती है और पूरी तरह से म्यांमार में बहती हुई मर्तमान खाड़ी में अपना जल गिराती है। और इस नदी को, इरावदी नदी को ही म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं।
अब इससे इधर चलते हैं तो सिंधु और सतलज दो नदियां हैं जो कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, और एक सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से एंटर करते हुए पाकिस्तान में एग्जिट कर जाती है, मतलब जम्मू कश्मीर से एग्जिट करते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है और कराची के पास जाकर अपना मुहाना अरब सागर में बनाती है। और इसी तरह से सतलुज नदी निकलती है। सतलुज भारत के दो स्टेट से बहती है, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब। इन दो स्टेट से बहती हुई फिर भारत से बाहर निकलकर पाकिस्तान में एंटर कर किसी एक पॉइंट पर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर इसका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, यहाँ मिलते हैं। फिर इसके बाद ये सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। आप श्रीलंका देख पा रहे हो, श्रीलंका में भी एक नदी है जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है महावेली गंगा। नाम देख लीजिए, महावेली गंगा, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। अब चलते हैं पश्चिमी एशियाई देशों की तरफ। यहाँ पर आपको दो नदियाँ मिलेंगी, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस नदी के किनारे एक शहर है जो कि इराक की राजधानी है बगदाद, वो कहाँ पर स्थित है? टिग्रिस नदी के किनारे। और यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी ने एक मैदान का निर्माण किया है जिसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया का मैदान। मेसोपोटामिया का मैदान का निर्माण किसने किया है? टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी ने। तो ये कुछ नदियाँ थी जो कि हमें एशिया महाद्वीप में पढ़नी थी। इनसे जो भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं उन्हें करिए, किसी भी बुक से क्वेश्चंस लगाइए, और आप इस वीडियो को एक बार देखने के बाद इन्हें नोट कर लें, जिससे आपको भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो आप उन नोट्स को देखें, ना कि ये वीडियो आपको दोबारा देखनी पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।